गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आज 23 फरवरी है और आज ही यूपी टेट के जो फाइनल आंसर की हैं जारी होने हैं। दोपहर के बाद आप यूपी टेट के जो फाइनल आंसर कीज हैं उसको देख पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट वही रहेगी जिस पर आपने आवेदन किया था। हालांकि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए गए हैं। वह उस पर क्लिक करके आप फाइनल आंसर की को डाउनलोड कर पाएंगे और फाइनल आंसर की आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी उपलब्ध रहेगी। वहां पर जाकर भी आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। यूपी टेट का रिजल्ट कब तक आएगा फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए जो डेट निर्धारित की गई है वो 25 फरवरी है। 25 फरवरी को दोपहर के बाद आपको उसी वेबसाइट पर जहां पर आपने ऑनलाइन आवेदन किया था आपको यूपी टेट के परिणाम देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर जूनियर और जो प्राइमरी लेवल की जो परीक्षा हुई थी दोनों को ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग 21,65,000 से अधिक उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। प्राथमिक स्तर पर 12,91,627 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 8,73,552 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो प्राथमिक स्तर में लगभग 83% और उच्च प्राथमिक लगभग 85% के आसपास उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी इस बार यूपीटीटी की परीक्षा में शामिल हुए हैं उनके मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आ रहा होगा कि यूपी टेट परीक्षा के बाद वो शिक्षक कैसे बनेंगे और क्यों बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने यूपीटीटी की परीक्षा पास आउट की है इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए अब आप योग्य हैं। और याद रखिएगा कि यूपीटीटी परीक्षा पास करने के बाद आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। वहीं पर अगर आप सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तब आप ऑल ओवर यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय DSSB और अदर स्टेट में भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यूपी टेट परीक्षा में जो लोग पास आउट होंगे इस बार अब थोड़ा सा इंतज़ार करें। चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बम्पर शिक्षक भर्ती आने वाली है और इन शिक्षक भर्तियों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी योग्यता को साबित करने के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो लोग इस बार यूपीटीटी की परीक्षा को पास आउट किए हैं या जो लोग पहले से ही पास करके बैठे हुए हैं तो सभी अभ्यर्थी इन शिक्षक भर्तियों में अपना प्रतिभाग कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी एकेडमिक और जो परीक्षा होती है शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों के आधार पर एक फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। इसके बाद आपको शिक्षक बनने का एक गरिमामयी अवसर प्रदान होता है। तो ये एक प्रोसेस है, यानी कि यूपीटीटी के बाद आपको कुछ और परीक्षाएं देनी होंगी। जैसे कि यूपीटीटी के बाद अब आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठना होगा जिसके लिए नोटिफिकेशन उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन के बाद जारी हो सकते हैं। तो बिल्कुल, तो अब आप तैयार रहिए। एक जंग आपने जीती है, दूसरी की तैयारी करिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जितने भी इस समय सरकारी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में वो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोग भी अपना समर्थन इस मुद्दे को दे रहे हैं। तो फिलहाल क्या राज्य सरकार बिना केंद्र की सहमति से पुरानी पेंशन को लागू कर सकती है? तो यहाँ पर एक सटीक जवाब आपको मिलेगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि से संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली के लिए केंद्र सरकार के संकल्प में यह प्रावधान भी किया गया था कि राज्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि वे जब चाहें अपनी नई योजना को लागू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित किसी भी अधिसूचना में कहीं भी राज्यों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य नहीं किया गया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 फरवरी 2004 से अपने कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रही। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पुरानी पेंशन योजना यहाँ 2010 तक लागू रही। वहीं छत्तीसगढ़ में 2012 तक और केरल, पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है। इसीलिए यह निसंकोच कहा जा सकता है कि कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। वह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है, क्योंकि पेंशन पर खर्च होने वाला जो धन होता है वो राज्य की संचित निधि से देना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर ओल्ड
जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे कोई भी राज्य लागू करना चाहे तो अपनी संचित निधि पर लागू कर सकता है। और वहीं पर फ्रेंड्स यहाँ पर एक खबर आ रही है कि अगर आप इस वर्ष बीए, बीएससी या बीकॉम या कोई भी विधा से अगर आपने स्नातक की परीक्षा पास आउट करी है और अगर आप अब जो ऐसे स्टूडेंट हैं अगर वो चाहें तो उनको 9,000 रुपये तक का जो स्टाइपेंड है उसको भी वो प्राप्त कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक डिग्रीधारी जो युवा हैं वो अप्रेंटिसशिप में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए नियोक्ता को इन्हें जो है मानदेय के रूप में 9,000 रुपये प्रदान करने पड़ते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग ने इसके बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो अप्रेंटिसशिप जो होती है यह 6 माह से लेकर 3 साल तक की हो सकती है। यानी कि ये जो पैसा आपको मिलेगा 9,000 रुपये ये 6 महीने से लेकर 3 साल जब तक आपकी अप्रेंटिस चलेगी तब तक आपको प्राप्त होती रहेगी। तो अप्रेंटिसशिप आप कैसे करेंगे और कहाँ पर करेंगे इसके बारे में आप अपने विद्यालय, अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं और जिस विधा से आपने अपना स्नातक कंप्लीट किया है उसी विधा में आपको जो है अप्रेंटिसशिप करवाया जाएगा। तो फिलहाल इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो शीघ्र ही मैं अपलोड करूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि ऐसे जो युवा हैं जो अभी अभी हाल ही में ताज़ा ग्रेजुएट हुए हैं वो लोग कहाँ पर जाकर अपना अप्रेंटिस कर सकते हैं, अपनी योग्यता को निखार सकते हैं और साथ ही साथ 9,000 रुपये की जो स्टाइपेंड है उसको भी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मामला ये है, प्रयागराज का एक मामला है जो कि काफ़ी जो है दुखी करने वाला मामला है। वाकया है ऐसा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। कक्षा 9 की छात्रा को परीक्षा देते वक्त चक्कर आया, वह गिरी तो लोग उठाकर अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। अचानक क्या हुआ कोई समझ नहीं पाया। तो प्रतापगढ़ जनपद में बागराय क्षेत्र के कोर्रही पूरे डिगटन गांव निवासी समयलाल पाल की बेटी 14 साल की खुशी पाल पारसनाथ इंटर कॉलेज कोर्रही में कक्षा 9 की छात्रा थी। मंगलवार की सुबह 10 बजे प्रयोगात्मक परीक्षा देने के लिए वह अपने कॉलेज गई थी, जहां 2 घंटे तक परीक्षा देने के बाद छात्रा एकाएक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। छात्र छात्राएं और अध्यापक घबरा गए। आनंद फानन में विद्यालय के शिक्षक इस बारे में उनके परिजनों को जानकारी देते हुए खुशी पाल को इलाज के लिए CSC बागराय ले गए, जहां कुछ ही देर बाद डॉक्टरों के अनुसार इलाज के दौरान ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। खुशी की मौत की खबर से पारसनाथ इंटर कॉलेज कोर्रही में शोक छा गया। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है और ये आज के अखबारों में भी थी, तो यहाँ पर इसलिए ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। खबर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा की मांग करने वाले 3 छात्रों पर कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को की है और इसमें 2 छात्रों के परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध और 1 छात्र को निलंबित किया गया है। छात्र नेता सत्यम कुशवाहा के परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवेश न देने का आदेश जारी किया गया है। तो पूरा मामला क्या है इस पर भी एक बार एक नज़र डालते हैं। चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभिषेक द्विवेदी ने 2 नवंबर 2019 को अपने सहपाठी से गाली गलौज कर धमकी दी थी। फिर 5 नवंबर 2019 को अपने सहपाठी की FCI बिल्डिंग के सामने पिटाई की थी। इस प्रकरण में स्पष्टीकरण का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है, फिर भी 17 फरवरी को परिसर के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर कर्मचारियों और अधिकारियों के आवागमन को बाधित किया। 19 फरवरी को विज्ञान संकाय में कक्षाओं का संचालन और डीन कार्यालय का कार्य अवरुद्ध किया। यह कृत्य निंदनीय और अपराध की श्रेणी में आता है, इसीलिए उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। BSc द्वितीय वर्ष के अमन शुक्ल ने 12 जनवरी 2021 को कुलपति कार्यालय पर 50-60 बाहरी छात्रों के साथ नारेबाजी की थी। चीफ प्रॉक्टर के समझाने पर धक्का मुक्की की थी। इस पर जारी नोटिस का स्पष्टीकरण नहीं मिला है। 14 फरवरी से चल रही कक्षाओं के संचालन को बंद कराने, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी की, यह अपराध की श्रेणी में आता है, इसीलिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अमन को 25 फरवरी को चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। इसी प्रकार से NSUI के छात्र नेता सत्यम कुशवाहा को 31 अगस्त को निलंबित कर दिया गया था। सत्यम के नेतृत्व में 17 फरवरी से तालाबंदी की गई थी, इसीलिए यह अपराध की श्रेणी में आता है। परिसर में सत्यम के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए
इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश न देने का आदेश जारी किया गया है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में बुधवार को मतदान होगा, यानी कि आज। और इस चरण में 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में 624 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 91 प्रत्याशी महिला हैं। मतदान प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। तो चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले के 59 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। इन जिलों में आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस चरण में इसमें योगी सरकार के 4 मंत्रियों सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। और चतुर्थ चरण के मतदान में कुल 2.13 करोड़ मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 1.14 करोड़ पुरुष हैं और 99.3 लाख महिला हैं। 966 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। इस चरण में कुल 24,643 मतदेय स्थल तथा 13,817 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।